ये है इंडिया गेट और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। भारत के दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ऐतिहासिक लैंडमार्क हैं, ब्रिटिश कालीन लैंडमार्क्स हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना हमें जरूरी है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल 15 अगस्त थी तो मैं इंडिया गेट में गया दिल्ली में, वहां पे मैं झंडा फहरा रहा था। उसके कुछ ही देर बाद मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया, तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुम तो गेटवे ऑफ इंडिया पे गए हो ना। मैंने कहा दोस्त मैं दिल्ली में हूं। तो उसने कहा कि हाँ गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में ही तो है। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है कि इंडिया गेट क्या है, कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा है, कहां पर है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए आपके सामने दूर कर देंगे और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी जान लेंगे। तो अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे उड़ान बैच जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है और बोध बैच जो हिंदी मीडियम के लिए है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भारत के सबसे अफोर्डेबल बैचेस हैं जो 10,000 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है। नया बैच कल यानी 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसमें आपको 900+ आवर्स की क्लासेस मिलेंगी एंड प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी शामिल है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, और कोई भी डाउट है तो 9595008800 इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारी टीम जो आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती है वही टीम वहां पर भी पढ़ाएगी। 4 हमने ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं। इन चारों सब्जेक्ट्स को भी आप 10,000 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन द मोस्ट अफोर्डेबल बैच इन द एंटायर कंट्री। और अगर ऑप्शनल और जीएस के बैच को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो ये कोर्स आपको 17,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे पुराने नए कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्यूचर में आने वाले बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड यू डोंट वांट टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा एडिशनल, तो आप एक बार वन टाइम का पास ले सकते हैं, पाथफाइंडर पास। और इस पास को अवेल करने के बाद आप चाहे ऑप्शनल की क्लासेस कोई भी सब्जेक्ट की कितनी भी बार देखिए, जीएस का कोई भी बैच ज्वाइन करिए, यू कैन वॉच अनदर बैचेस क्लास एज वेल, वरना यूजुअली जिस बैच में आप एनरोल्ड हैं उसी की क्लासेस आपके लिए एक्सेसिबल रहती हैं। तो ये सारा फायदा आपको मिलेगा इस पाथफाइंडर पास में। इसकी भी ज्यादा जानकारी आपको हमारे फोन नंबर पे कॉल करके मिल जाएगी। अब बात करते हैं इन दोनों मॉन्यूमेंट्स की। तो ये दोनों ही मॉन्यूमेंट्स एक गेट है, और गेट से ज्यादा इसे कहा जाता है ट्रायम्फल आर्च। ये ट्रायम्फल आर्च का क्या मतलब है कि यूरोप के इतिहास में, खास करके रोमन हिस्ट्री के अंदर, एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि जब भी कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी जीत होती थी तो उसके बाद राजा एक दरवाजा बनवाते थे, एक मॉन्यूमेंट बनवाते थे अपनी जीत को हमेशा याद रखने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रायम्फ, यानी कि विक्ट्री, जीत को याद करने के लिए या कमेमोरेट करने के लिए, उसको हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए ये आर्च बनाया जाता था। तो इसी तरह के आर्चेस हमें पुराने रोम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये इंग्लैंड का एक आर्च है। ये सेम ट्रेडिशन बाद में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इन सारी डायनेस्टीज ने, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, इन्होंने भी अपनाना शुरू किया। कुछ फेमस ट्रायम्फल आर्च या गेटवेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जर्मनी के बर्लिन शहर में ब्रांडनबर्ग गेट है। ये पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ है। आई एम श्योर आपने इसको भी देखा होगा। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री भी उनकी बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था एज चीफ गेस्ट। तो ये गेट बनाना बड़ा कॉमन था यूरोपियन कल्चर्स के अंदर। भारत में भी इस तरह के कुछ विक्ट्री गेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में। तो ये विक्ट्री आर्च बनवाने का जो सिलसिला है वैसे हजारों साल पुराना है रोमन हिस्ट्री के समय से, लेकिन 19वीं शताब्दी में जब ये आर्क डी ट्रायम्फ बना उसके बाद से फिर से ये ट्रेंड में आ गया। अचानक से ब्रिटेन, जर्मनी, दूसरे देशों के लोग भी इस आर्च को कॉपी करने लगे या इसी तरह के आर्चेस बनाने लगे। ब्रिटेन भी उन्हीं देशों में से एक था, और भारत में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। तो पहले बात करते हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया की। तो जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये भारत में एंटर होने का दरवाजा है। इट इज द गेटवे टू इंडिया एंड गेटवे ऑफ इंडिया। ये बना है मुंबई शहर में, और इसकी लोकेशन मुंबई में कहाँ है, जो अंग्रेजों का पुराना बॉम्बे शहर था, जो दक्षिणी मुंबई है आज का, वहां पर इसकी लोकेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं ये गेटवे है, और इसके बिल्कुल पास में है ताजमहल पैलेस, जो बड़ी फेमस होटल है। अगर इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं तो ये है मुंबई शहर के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। तो मुंबई शहर आज तो हालांकि बहुत ही बड़ा है। एक समय में जब अंग्रेज यहां पर रहते थे उस समय बॉम्बे सिटी जो हुआ करता था, दिस वाज जस्ट द सदर्न टिप ऑफ द प्रेजेंट डे सिटी। तो आज जो शहर का दक्षिणी हिस्सा है, जहां पर ये फोर्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल पुराना शहर है। ठीक है, बाकी सब कुछ बाद में डेवलप हुआ है धीरे धीरे। तो इसी इलाके में जो दक्षिणी मुंबई का एरिया है, यहां पर आप देखेंगे कि एक जेटी है। जेटी वो जगह होती है जहां से बोट्स पे आप उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो उसी में से एक जेटी थी जिसका नाम था अपोलो बंदर। वहां पर ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा समुद्र में से बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये जो इलाका है ये अंग्रेजों के समय पूरा डॉकयार्ड का एरिया था। दिस एंटायर कोस्ट लाइन, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बोट्स आती थी, डॉकयार्ड था, सामान उतरता था, लोड अनलोड होता था। तो ये सारा पुराना डॉकयार्ड है। हालांकि अब तो हमने बहुत बड़े बड़े नए पोर्ट्स बना लिए। नवा शेवा हैज बिन बिल्ट, JNPT जिसको हम कहते हैं, नवा शेवा भी उसका नाम है। तो अभी भी यहाँ
यहाँ पर काम होता है, बट ज़्यादातर जो मेजर हमारे पोर्ट्स हैं वो सारे अब मुंबई सिटी से थोड़े दूर जा चुके हैं। अगर हम समुद्र से शहर की तरफ देखें तो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, दिस इज़ द ताजमहल पैलेस होटल, ऐसे नज़र आते हैं। और अगर इस मैप में आपको बताऊं तो इसकी लोकेशन यहाँ है, बिल्कुल दक्षिणी मुंबई में। अब बात करते हैं इस गेट की हिस्ट्री की। तो ये गेट बनाया गया था तत्कालीन ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम के भारत आने पर। जॉर्ज फिफ्थ इकलौते ब्रिटिश राजा हैं जो इंडिया आए थे, क्योंकि इन्होंने 1911 में यहाँ पर एक दिल्ली दरबार में खुद शामिल हुए थे। दिल्ली दरबार वॉज अ ह्यूज इवेंट। इसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को देख लेना। तो कुल मिलाकर जो 150-200 साल भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, उसमें कोई राजा खुद पहली बार इंडिया आया था, पहली और इकलौती बार, और वो था जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज पंचम भी इसे कह सकते हैं। ये अपनी महारानी के साथ यहाँ पर आया था और ये दोनों शिप से, जहाज के माध्यम से आए और यहीं पर लैंड करे, यानी कि जो अपोलो बंदर है यहीं पर इनका स्वागत हुआ। तो अब देखो, भारत के अंदर एक परंपरा है, आप जानते हो, हमारे यहाँ पर जब भी स्वागत होता है किसी का तो हम एक गेट बना देते हैं छोटा सा। किसी के घर के बाहर शादी होती है तो वो अपनी गली के बाहर एक छोटा सा स्वागत द्वार बनाता है, चाहे वो टेंट हाउस वाले मटेरियल से हो, उसी से बनता है आजकल। तो ये स्वागत द्वार की परंपरा हमारे देश में हमेशा से चली आ रही है। अंग्रेजों ने भी इसी स्वागत वाली परंपरा को एक बड़े स्तर पर करना चाहा, तो इनका प्लान था कि राजा के आने के पहले पहले एक गेट बना लेते हैं। लेकिन राजा के आने की जानकारी शायद 6 महीने पहले ऐसे कुछ आई थी, तो इसीलिए गेट तो नहीं बन पाया, लेकिन उसका एक कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर इन्होंने ज़रूर बना दिया। तो जो आज आपको गेट नज़र आता है ऐसा, ये पत्थर का बना गेट उस समय नहीं बना था। 1911 में ये उस समय कार्डबोर्ड का गेट बनाया गया। और क्योंकि महाराजा ने यहाँ पर पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा, तो अंग्रेज़ों के लिए ये जगह बहुत स्पेशल है और उन्होंने कहा कि हम इस पर एक प्रॉपर बड़ा गेट बनाएंगे। तो दिस वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क विजिट टू इंडिया। जॉर्ज पंचम पूरे भारत में रहे, कई महीनों तक दिल्ली दरबार आयोजित किया और उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। अब अंग्रेज सोचते थे कि भाई साहब 1000 साल तक हम यहीं पर भारत में राज करने वाले हैं, तो अगर कभी भविष्य में भी कोई राजा हमारे आते हैं तो उनके स्वागत के लिए एक प्रॉपर गेट तो बनना ही चाहिए। इसी प्लानिंग के साथ इन्होंने यहाँ पर गेट को बनाना स्टार्ट किया। गेट बनने का एक्चुअल काम शुरू होता है 31 मार्च 1913 में। डिजाइन इसका फाइनल किया था जॉर्ज विटेट ने। लेकिन जैसे ही इसका काम शुरू होता है, जैसे ही काम शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाता है 1914 में, और इसीलिए इसका काम रुक गया 4-5 साल के लिए, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि काम करवा सकें। 1920 में फिर से इसका कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट किया जाता है एंड 1924 में ये गेट बनकर तैयार हो गया। तो अंग्रेजों का ये लक्ष्य था कि नंबर 1, पहली बार राजा हमारे भारत आए हैं तो उनकी याद में, उनकी इस विजिट की याद में यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट होना चाहिए, एक द्वार बनना चाहिए जो कि परमानेंट हो, और भविष्य में भी कोई भारत आए तो उसका स्वागत भी हम यहीं पर करेंगे। ये उस अपोलो बंदर जगह की फोटो है 1905 में, जब ये गेटवे नहीं बना था। आप देख सकते हैं पीछे समुद्र कितना बिजी है, बोट्स यहाँ पर जा रही हैं आगे डॉक यार्ड में। और ये अपोलो बंदर जो है ये एक छोटी जेटी थी, यहाँ पर बड़ी बोट्स नहीं आती थी, छोटी छोटी बोट्स ही होती थी। यहाँ पर अंग्रेजों का यॉट क्लब हुआ करता था, तो जो ऐसे पर्सनल बोट्स होती हैं उनके लिए यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था थी। तो इसी जगह पर अब आज के समय ये गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ये बहुत ही खास है। इट इज़ बिल्ड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। तो इसमें आप टरेट्स देखेंगे तो ये आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर के नजर आएंगे। अगर आप इसके कॉर्निसेस या छज्जे देखेंगे तो ये टिपिकल राजपूत आर्किटेक्चर का स्टाइल आपको यहाँ नजर आएगा। इसका जाली वर्क अगर आप देखें तो ये गुजरात के अंदर जो जाली वर्क किया गया है गुजरात आर्किटेक्चर स्टाइल में, वो वाला नजर आएगा। सो इट इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल द स्टाइल्स। और जो द्वार बनाने का कॉन्सेप्ट है ये टिपिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर की स्टाइल से इन्होंने लिया था, लेकिन इसमें बाकी सारा जो स्टाइल है दैट इज फ्रॉम इंडिया ओनली, एंड अगेन अ फ्यूजन ऑफ इंडियाज राजपूत आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये एक बहुत ही नायाब नमूना है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल के साथ फ्यूज कर दिया गया। ये पूरा स्ट्रक्चर बना है बेसाल्ट पत्थर से और इसमें गुजराती आर्किटेक्चरल स्टाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। 1920 में काम वापस स्टार्ट होता है, 1924 में इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश होता है एंड इट वाज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। और इसका इनॉग्रेशन किया था उस समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे रीडिंग। हालांकि रीडिंग ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है हिस्ट्री के अंदर, थैंकफुली, तो हमें कम पढ़ना पड़ता है रीडिंग के बारे में। सो यू हैव टू रीड लेस अबाउट रीडिंग, ओके, नो मोर पुअर जोक्स। तो ये गेटवे की फोटो है 1924 में जब इसका इनॉग्रेशन किया गया था। आप देख रहे हैं पूरा सेरेमोनियल परेड वगैरह के साथ इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसको आगे भी कई बार इस्तेमाल किया गया जब कोई बड़ा डिग्निटरी जैसे कि कोई राज परिवार का सदस्य आ गया तो उसका स्वागत करने के लिए। हालांकि कोई आया नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा सदस्य, लेकिन हाँ कभी इनके वाइसरॉय वगैरह आ जाते थे तो उनका स्वागत यहीं पर कर दिया जाता था। तो जैसे जो बोट आती है ना लंदन से, वो सीधी यहीं पर उतरती थी और फिर यहाँ से उस गेटवे के थ्रू वॉक करके वो आते थे। तो उन्हें एक भव्य फीलिंग आती थी कि अरे वाह भारत पहुँच गए, एंड हेंस द नेम गेटवे ऑफ इंडिया, कि ये भारत का एंट्री द्वार है। जो अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर रखा है उसमें आने का ये वाला द्वार है। आज़ादी के बाद से ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोकल लोग यहाँ घूमने टहलने चले जाते हैं, फोटोज़ खिंचवाते हैं, फोटोग्राफर्स यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट इसके बारे में आपको याद रखनी है कि भारत से जो आखिरी ब्रिटिश रेजिमेंट रवाना हुई थी
1948 में, वो इसी गेट के थ्रू गई थी। एक छोटी सी सेरेमनी हुई थी और इस गेट के सामने वो सेरेमनी होती है। सो दैट वाज द फर्स्ट बटालियन ऑफ द सॉमरसेट लाइट इन्फेंट्री, ये भी नाम याद रखिएगा। एक 28 फरवरी 1948 को, यानी कि आज़ादी के लगभग 6 महीने बाद, आखिरी ब्रिटिश बटालियन या आखिरी ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी भारत छोड़कर जो गई, वो यहाँ से ही जाती है, गेटवे ऑफ इंडिया से। उनको एक सिंबॉलिक जेस्चर चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पर इनको करके दे दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडिया गेट, इसको हम आज़ादी के बाद से इंडिया गेट कहते हैं। आज़ादी के पहले इसका नाम अंग्रेज़ों ने रखा था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। और ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने इसे एक युद्ध के स्मारक के तौर पे बनाया था। किसी के आने की खुशी में नहीं बनवाया गया, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो लाखों भारतीय सैनिक लड़ने गए थे और हज़ारों जो शहीद हो गए थे, जो मारे गए थे लड़ाई में, शहीद इज टेक्निकली नॉट द करेक्ट टर्म, जो 84,000 इंडियन सैनिक मारे गए, हमारे अपने भारतीय सैनिक ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। और उनमें से लगभग 13,000 के नाम इसकी दीवारों पर लिखे गए हैं। पत्थर के अंदर नाम लिखे हुए हैं 13,000 सैनिकों के। 84,000 की लिखने की जगह नहीं होगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के 84,000 सैनिक मारे गए थे, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन लगभग सेम टाइम पे ही होता है। जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था, उसी समय पर दिल्ली के अंदर ये इंडिया गेट बनता है। तो याद रखना कि 1911 में अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया था कि राजधानी बनेगी दिल्ली, और अंग्रेजों द्वारा बसाई जा रही इसी नई दिल्ली में तब ये तय किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा, जिसे इसी सिटी की डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति भवन है, इससे एक रोड निकल रही है। ये सीधी 2 किलोमीटर की जो रोड है, ये समाप्त होती है यहाँ आकर इंडिया गेट पर। तो ये 2 किलोमीटर का जो पथ है, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, अंग्रेज इसे कहते थे किंग्स वे, तो ये किंग्स वे का अंत होता है इस इंडिया गेट पर। और प्लानिंग यही थी कि एक लंबी सड़क जिसपे इस तरह की परेड वगैरह करी जा सकती है, कर्तव्य पथ यहाँ इंडिया गेट पर आकर समाप्त हो जाता है। ओके, और इसी के पास में अब भारत सरकार ने रिसेंटली नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, जो इससे थोड़ा सा नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप जो टीवी पर 26 जनवरी की परेड देखते हैं, वो इसी रोड पर होती है। सैनिक इसी रोड पर परेड करते हैं, और जो लोग बैठे हैं वो इसी गार्डन एरिया के अंदर यहाँ स्टैंड बना दिए जाते हैं। तो इस गार्डन के अंदर लोग बैठकर उसे देख सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जब ये तय किया कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के मेमोरियल में ये गेट बनेगा, तो ऐसा नहीं कि केवल भारत में बना था। एक्चुअली युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन की स्थापना करी। ये एक संस्था थी जो इंग्लैंड से ऑपरेट करती थी, और वर्ल्ड वॉर 1 में जहां पर भी ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ने वाले सैनिक मारे गए, उनकी याद में जो भी स्मारक हैं, चाहे किसी की ग्रेव है जिनको दफनाया गया, उनकी ग्रेव्स को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने या फिर मेमोरियल बनाने का काम इसे दिया गया। तो इनके कई सारे काम थे। एक तो ये था कि आप ग्रेव्स आइडेंटिफाई करो, युद्ध में किसको कहाँ दफनाया गया, उनका प्रॉपर नाम हो, टूम स्टोन हो, उनकी याद में प्रॉपर मेंटेन किया जाए उस प्रॉपर्टी को अच्छे से। कई सारी ग्रेवयार्ड थे बड़े बड़े, तो ये सारा काम इस वॉर ग्रेव्स कमीशन को दिया जाता है। इसके सदस्य एडविन लुटियंस भी थे। ये वही लुटियंस है जिन्होंने नई दिल्ली को भी डिज़ाइन किया था, तो वो इसके भी सदस्य थे, इस ग्रेव्स कमीशन के भी। ठीक है, तो इन्होंने जब अपना काम शुरू किया, तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कई सारी ग्रेव्स को मेंटेन किया है, कई सारे बड़े बड़े स्मारक बनाए, और उन्हीं में से एक बड़ा स्मारक ये भारत वाला है। तो इसका फाउंडेशन 1921 में होता है, और फाइनली इसका काम समाप्त होता है 1931 में, जब इसे लॉर्ड अर्विन ने इनॉग्रेट किया था। तो 1931 में जब लगभग राजधानी के सारे बड़े स्ट्रक्चर्स बनके तैयार हुए थे, उसी समय ये भी बनकर तैयार हो जाता है। आर्किटेक्ट कौन थे या डिज़ाइनर कौन थे इस गेट के? एडविन लुटियंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लुटियंस वॉर ग्रेव्स कमीशन के भी मेंबर थे, और इन्होंने वही स्टाइल अपनाई जो मोस्टली आर्क डे ट्रायम्फ की स्टाइल है, या फिर जो रोमन आर्क्स की स्टाइल हुआ करती थी। दिस इज द आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन इन रोम। ये पेरिस का आर्क डे ट्रायम्फ है। कई आलोचकों का मानना है कि इंडिया गेट सीधा सीधा इसी का कॉपी करके एडविन लुटियंस ने बना दिया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट्स उन्होंने ऐड नहीं किए, हालांकि उसका पर्पज़ अलग है। आर्क डे ट्रायम्फ एक जीत को दिखाने के लिए बनाया गया था, फ्रांस की जो लड़ाइयों में जीत हुई थी, और इंडिया गेट बनाया गया था एज अ वॉर मेमोरियल, कि जिन सैनिकों की डेथ होती है उनके याद में ये बनाया गया। तो टोटल 66 मेमोरियल्स एडविन लुटियंस ने दुनिया भर में डिज़ाइन किए थे। इंडिया गेट में 1972 में एक मेजर एडिशन किया जाता है। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद यहाँ पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित करी गई। तो आपने इसके कई बार फोटोज़ देखे होंगे। हर बार 26 जनवरी की परेड से जस्ट पहले हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ जाकर हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं शहीदों को, और उसके बाद परेड का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये 26 जनवरी 1972 में ऐड किया गया था, और 2019 तक ये अमर जवान ज्योति यहीं पर थी। उसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल भारत सरकार ने अभी बनवाया है, मोदी सरकार ने, और ये वॉर मेमोरियल जो है अब उसमें इस अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया है 2022 में, एंड नाउ इट इज़ स्टैंडिंग
अंडर दिस ओबेलिस्क। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे इंडिया गेट है, उसके बिल्कुल निकट में ये वॉर मेमोरियल के बीचों बीच स्थित एक अशोक स्तंभ से इंस्पायर्ड ओबेलिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अब अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित कर दिया गया है। एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताना भूल गया, वर्ल्ड वॉर 1 ही नहीं बल्कि 1919 में हुए एंग्लो अफगान वॉर, ये तीसरा एंग्लो अफगान वॉर था, इसमें भी जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनके भी नाम इस मेमोरियल में जोड़े गए हैं। ओके, तो अगर आप इंडिया गेट को देखेंगे तो उसके अंदर ये सब कुछ वहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देके ऊपर अपनी गर्दन ऊपर करके पढ़िएगा। और ये जो डेट्स हैं ये रोमन न्यूमरल्स के अंदर वो वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट और एंडिंग की डेट है, और यहाँ बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ है। और जो इसके कॉर्निसेस हैं, कॉर्निस का मतलब ये जो छज्जे हैं, उसके नीचे डिजाइन के अंदर ये सूरज बना हुआ है विच सजेस्ट द ब्रिटिश इंपीरियल सन। तो एक कहावत सुनी होगी आपने, अंग्रेज कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, तो कहीं ना कहीं वहां से ये लिया हुआ डिजाइन एलिमेंट है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट एक प्रकार का वॉर मेमोरियल या वॉर मॉन्यूमेंट था, और गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में कमेमोरेट करता हुआ है या उनके राजा के यहाँ आने की खुशी में बनाया गया मेमोरियल या मॉन्यूमेंट है। तो दोनों के पर्पस में फर्क है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी काफ़ी अलग हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका है या फिर जो ओवरऑल पर्पस है कि ब्रिटिश एम्पायर इस तरह की चीज़ें क्यों बनाता था, वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो आई होप कि आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपसे अगर कोई पूछ ले, मान लो कोई छोटा बच्चा ही पूछ ले कि ये गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट अलग हैं क्या, तो आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव वीडियो को देखना ना भूलिए, बहुत अच्छे हमारे डिस्कशंस हैं उसमें, और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।